गुड इवनिंग दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाय मोहम्मद शाह में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अम्ल क्षार और लवण का जो तीसरा सेशन है उसके अंतर्गत हम सूचक और पीएच के मान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। सूचक या अम्ल एवं क्षार की पहचान, यानी अम्ल और क्षार की हम पहचान किस जिन पदार्थों से करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार के विलयन में डालने पर, अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में डालने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आती है, वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में मिलाने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है हो जाता है अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं, यानी वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में मिलाने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो परिभाषा जैसी कि बता रही है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में या जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर, जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। इसमें सूचकों में निम्न पदार्थों को शामिल किया गया है, यानी सूचकों में निम्न पदार्थों को शामिल या निम्न पदार्थों को सम्मिलित या निम्न पदार्थों को सूचकों के रूप में, निम्न पदार्थों को सम्मिलित या शामिल किया गया, निम्न पदार्थों को शामिल किया गया है। ठीक है। पहला आता है लिटमस। क्या आता है? लिटमस। ठीक है। पहला सूचक क्या होता है? लिटमस। अब लिटमस हम किसे कहते हैं? लिटमस एक बैंगनी रंग का सूचक होता है जो थैलोफाइटा नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? थैलोफाइटा नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस एक बैंगनी रंग का पदार्थ होता है जो थैलोफाइटा फैमिली के या थैलोफाइटा समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है।
क्या किया जाता है? प्राप्त। तो लिटमस एक बैंगनी रंग का पदार्थ होता है जो सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, जो थैलोफाइटा समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब जो लिटमस होता है, क्या होता है? लिटमस होता है जब इसे अम्ल के जलीय विलयन में मिलाया जाता है। जब इसे अम्ल के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो लिटमस पेपर होता है, वो कैसा, लिटमस का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। तो इस पर लिखना है, जब लिटमस को लिटमस को अम्ल के जलीय विलयन में जलीय विलयन में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो विलयन का रंग विलयन का रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। यानी जब लिटमस को अम्ल के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो लिटमस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। इसी प्रकार जब इसे क्षार के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, जब इसे क्षार के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। तो जब जब लिटमस को क्षार के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का रंग विलयन का रंग नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। वो लिटमस पेपर की सहायता से, या सॉरी, लिटमस की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कोई दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय। जब इसे अम्ल के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। जब इसे क्षार के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। इसे संक्षेप में हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिटमस का नेचुरल जो कलर होता है वो कैसा होता है? बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। ठीक है। कैसा होता है? बैंगनी। जब इसे अम्ल के जल में अम्ल के जलीय विलयन क्या मिलाया जाता है? लिटमस। क्या मिलाया जाता है? लिटमस। तो जो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। ठीक है। जब इसे क्षार के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, क्षार के जलीय विलयन और में क्या मिलाया जाता है? लिटमस। जब इसे क्षार के जलीय विलयन में लिटमस मिलाया जाता है तो विलयन का रंग हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि जो दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय। यदि विलयन का रंग लिटमस डालने पर लाल दिखाई दे रहा है तो विलयन कैसा होगा? अम्ल। अगर नीला दिखाई दे रहा है तो विलयन कैसा होगा? क्षार। कैसा होगा? क्षार। एक सूचक लिटमस हो गया। दूसरा सूचक प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर। क्या प्रयोग करते हैं? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक कागज का पट्टी होती है जिसे लिटमस के विलयन में डुबोकर सुखा दिया जाता है। तो प्राप्त जो पेपर होता है या प्राप्त जो कागज होता है उसे हम क्या कहेंगे? लिटमस पेपर। क्या कहेंगे? लिटमस पेपर। दोबारा से समझेंगे। एक कागज की पट्टी को एक कागज की पट्टी को लिटमस में डुबोकर सुखा दिया जाता है तो इस कागज की पट्टी को लिटमस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटमस पेपर। तो इस पे लिखना है, जब कागज की एक पट्टी को लिटमस
में डुबोकर सुखा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, तो प्राप्त कागज को, प्राप्त कागज को लिटमस पेपर कहते हैं, पेपर कहते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर किसे कहते हैं कि जब कागज की पट्टी को, जब कागज की पट्टी को लिटमस में डुबोकर सुखा दिया जाता है तो प्राप्त कागज को हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर के साथ जो अम्ल और क्षार होते हैं वो अपना अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल। तो पहला आता है अम्ल यानी एसिड, अम्ल, अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो हम जब किसी भी अम्ल के विलयन में, जब किसी अम्ल के विलयन में जब लिटमस पेपर डालते हैं तो लिटमस जो पेपर होता है वो कैसा हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो दिया गया जो विलयन है वो कैसा है? दिया गया विलयन कैसा है? अम्ल। कैसा है? अम्ल। दूसरा होता है क्षार। क्या होता है? क्षार, जिसे हम बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं? क्षार, वो लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला। तो जो क्षार होते हैं वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो सूचकों के बारे में अध्ययन किया है। एक होता है लिटमस, दूसरा होता है लिटमस पेपर। जब लिटमस को अम्ल के जलीय विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो दिया गया विलयन वो कैसा है? अम्ल। दूसरा, जब इसे क्षार के विलयन में डालते हैं, जब इसे क्षार के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग नीला होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो दिया गया विलयन कैसा है? क्षार है। दूसरा होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक कागज का पट्टी होती है, कागज का टुकड़ा होता है जिसे लिटमस में डुबोकर सुखा दिया जाता है। तो जो कागज प्राप्त होता है उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर का जो व्यवहार होता है वो अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग होता है। जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। कैसा कर देते हैं? नीला। इसे हम संक्षेप में भी लिख सकते हैं, इसे संक्षेप में लिख सकते हैं। तो अम्ल, अम्ल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल। कैसा कर देते हैं? लाल। और जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं? क्षार होते हैं वो लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला। तो जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। इसके बाद दूसरा यानी रंजक यानी कि सूचक आता है हल्दी। क्या आता है? हल्दी, हल्दी। ठीक है, हल्दी घरों में जो प्रयोग होती है वो हल्दी होती है, वो भी एक सूचक की तरह कार्य करती है। ऐसी तरह कार्य करती है? सूचक की तरह। तो जो हल्दी का रंग होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, पीला होता है। पीला होता है। जो क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? लाल। जो क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। अम्ल जो होता है वो, हल्दी होती है वो कैसी होती है? पीली। लेकिन जब इसे क्षार से क्रिया करते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो हल्दी का पाउडर,
ये कैसा होता है? पीला। जब हल्दी क्षार के साथ क्रिया करती है तो जो धब्बा लगता है उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। तो जो हल्दी भी होती है वो काय की तरह कार्य करती है? सूचक की तरह। काय की तरह कार्य करती है? सूचक की तरह। जैसे जैसे सब्जी के धब्बों पर जब साबुन रगड़ा जाता है यानी साबुन लगाया जाता है तो जो दाग होते हैं कॉमा धब्बों दाग कॉमा धब्बे जो होते हैं उनका रंग लाल भूरा हो जाता है। हो जाता है क्योंकि क्योंकि साबुन में क्षार उपस्थित होता है उपस्थित होता है। ठीक है। जो हल्दी के दाग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं क्योंकि साबुन में क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। इस कारण जो हल्दी के दाग है वो कैसे हो जाते हैं? लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। तो हमारे पास जो सूचक अभी तक अध्ययन किया है वो तीन सूचक, एक लिटमस पेपर और दूसरा हल्दी। तीसरा जो आता है यानी सूचक की अंतर्गत वो आता है मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है? मिथाइल ऑरेंज। अगला सूचक आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक की तरह कार्य करता है। मिथाइल ऑरेंज होता है वो क्या की तरह कार्य करता है? सूचक की तरह। यह एक नारंगी रंग का यह है नारंगी रंग का सूचक है। कैसा रंग होता है इसका? नारंगी। तो जो मिथाइल ऑरेंज है ना वो नारंगी रंग का एक सूचक है। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के संग कैसा रंग देता है? पीला। कैसा रंग देता है? पीला। तो मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज होता है वो कैसा रंग का होता है? नारंगी रंग। नारंगी रंग का होता है। ठीक है। ये अम्ल के साथ यानी मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज प्लस अम्ल। जब मिथाइल ऑरेंज में अम्ल मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। जब मिथाइल ऑरेंज में क्षार मिलाया जाता है मिथाइल ऑरेंज में क्षार मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? क्षार। तो इसका रंग होता है वो कैसा हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? पीला। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में हमने अध्ययन किया। तो अभी तक हमारे जो सूचक होते हैं वो कितने हो गए? चार। पहला लिटमस, दूसरा लिटमस पेपर, तीसरा हल्दी और मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावा एक अन्य सूचक भी होता है जिसे हम फिनोप्थलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोप्थलीन। क्या बोलते हैं? फिनोप्थलीन। ठीक है। जो फिनोप्थलीन होता है वो अम्ल और क्षार के साथ, वैसे तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और ये रंगहीन सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तो इसमें अध्ययन करेंगे फिनोप्थलीन। ठीक है। तो फिनोप्थलीन
फिनोप्थलीन एक उदासीन रंगहीन पदार्थ होता है। कैसा होता है? उदासीन और रंगहीन पदार्थ होता है। ठीक है। तो जो फिनोप्थलीन होता है कैसा होता है? फिनोप्थलीन होता है ये उदासीन और रंगहीन पदार्थ होता है जो अम्ल के साथ रंगहीन रहता है तथा क्षार में गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी। तो अम्ल में जब फिनोप्थलीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फिनोप्थलीन। तो ये रंगहीन ही रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन। ठीक है। जब इसे क्षार में मिलाते हैं, फिनोप्थलीन, तो इसका रंग गुलाबी रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग। ठीक है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो फिनोप्थलीन क्या करता है? फिनोप्थलीन को जब अम्ल के विलयन में मिलाते हैं या अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो विलयन रंगहीन रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। जब इसे क्षार के विलयन में मिलाते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो हमें अभी तक जो अध्ययन किया है वो अम्ल की पहचान के बारे में किया है। क्या के बारे में किया है? हम कैसे पहचाने कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसके अलग अलग रंजक के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय। अगला जो टॉपिक आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल से भी हम पता कर सकते हैं कि जो दिया गया जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय। तो आइए अध्ययन करते हैं। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। पीएच पैमाना है ना, उसका जो आविष्कार किया, पीएच पैमाना या पैमाने के बारे में सर्वप्रथम 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने या रासायनिक ने अध्ययन किया था। ठीक है। तो पीएच पैमाने के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने 1909 में अध्ययन किया था। तो ये तो थी पीएच के बारे में जानकारी या पीएच पैमाने का आविष्कार या किसने अध्ययन किया था। इसके बारे में आता है इसकी पीएच है क्या? पीएच क्या है? क्वेश्चन आता है कि पीएच है क्या? तो पीएच पैमाना पीएच पैमाना का अर्थ है कि अर्थ इस प्रकार है, इसमें जो पी है ना, क्या है? पी का अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर माने होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। और जो एच है ना, इसका अर्थ है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। ठीक है। हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ, यानी पीएच क्या है। तो पी का अर्थ है पावर, पावर को बोलते हैं शक्ति, और एच का अर्थ है आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हम कह सकते हैं कि जो पीएच है, क्या है? पीएच है वो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी विलयन में
हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान दर्शाता है, अर्थात जिस विलयन में H धन आयन की सांद्रता अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही कम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या पीएच मान जितना अधिक होगा उस, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। क्या होगा? कम। ठीक है, तो ये तो थी पीएच का शाब्दिक अर्थ। अब इसके आते हैं परिभाषा। क्या आती है? हम पीएच मान कहते किसे? ठीक है, तो किसी विलयन में डेफिनेशन आती है, इसकी परिभाषा आती है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक मान को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक यानी ऋणात्मक लॉग यानी लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं, लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आता है। क्या आता है? फॉर्मूला आता है। तो पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेट एच धन आयन, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेट एच धन आयन। ठीक है, या पीएच बराबर लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेट एच धन आयन, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन जैसे फॉर्मूला से, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। दोबारा से डेफिनेशन याद कर सकते हैं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो ये तो थी पीएच मान और इसके बारे में जानकारी हुई। अब पीएच जो स्केल होता है, यानी जो पीएच पैमाना होता है, वो 0 से लेके 14 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 से लेके 14 के बीच में। तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 14 तक।
अब जिस विलयन का जो पीएच मान होता है, क्या होता है, पीएच मान और विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति, ठीक है। तो जिस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 6 तक होता है, वह विलयन कैसा होता है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है, वो होता है उदासीन। कैसा होता है, उदासीन, ठीक है। और जिस विलयन का पीएच मान 8 से 14 तक होता है, 8 से कितना होता है, 14 तक होता है, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय। क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो हमारे कहने का मतलब है, जिस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 6 तक होता है, ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, अम्लीय। और जिस विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, वो होता है उदासीन। और जिस विलयन का पीएच मान 8 से 14 के बीच में होता है, वो कैसा कहलाता है, क्षारीय। कैसा कहलाता है, क्षारीय। अब हम स्केल भी ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या इसका हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 से लेके 6 तक, ठीक है। ये है 7, और ये 8 से लेके कितना है, 14 तक, ठीक है। तो ये कहलाएगा अम्लीय। क्या कहलाएगा, अम्लीय। ये है उदासीन, ठीक है। और ये है क्षारीय। कैसा है, क्षारीय, ठीक है। इसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से हम भी इसका स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिसका पीएच मान 0 से लेकर 6 होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 8 से लेकर 14 तक होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। इसके बाद जो अम्लीय योग यानी अम्लीय विलयन होता है, उनके कुछ विशेष नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं, उनके विशेष नेचर होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये थे अम्लीय विलयन। क्या होता है, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन को बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कैसा होता है, कम। यानी जो अम्लीय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कैसा होता है, कम। दूसरा जो अम्लीय विलयन का जो नेचर है ना, वो होता है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कैसी होती है, अधिक। कैसी होती है, अधिक।
यानी जो अम्लीय विलयन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कैसी होती है? अधिक। दूसरा, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। तो अम्लीय विलयन का नेचर क्या हो गया? यानी जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। दूसरा, इनका जो नेचर हो गया वो हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है। और तीसरा, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल। इसका उदाहरण में जैसे सबसे पहले आता है उदाहरण। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में जो पहला आता है कि जो HCl होता है, क्या होता है? HCl होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 1। तो अम्लीय हो गया, क्योंकि 6 से कैसा है? वो 7 से कम है। दूसरा होगा नींबू का रस, इसका पीएच मान कितना होता है? 2 होता है, तो ये भी 7 से कम हो गया, ये भी अम्लीय हो गया। तीसरा आता है सिरका। क्या आता है? सिरका, इसका जो पीएच मान होता है वो 3 होता है, तो ये भी क्या हो गए? अम्लीय। कैसे हो गए? अम्लीय। तो पहला इसका जो उदाहरण आता है HCl। क्या आता है? HCl। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। दूसरा आता है नींबू का रस। नींबू का रस, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 2। ठीक है। तीसरा होगा सिरका। सिरका, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 3। तो इन सबके जो पीएच मान है ना, वो कैसे? पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम है, तो ये अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के। अम्लीय प्रकृति के होंगे। ठीक है। समझ में आया कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। जैसे HCl होता है, HCl का पीएच मान 1 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। तो इनके सबके पीएच मान 7 से कम है, तो ये कैसी प्रकृति के? अम्लीय। कैसी प्रकृति के? अम्लीय। दूसरा आता है उदासीन। क्या आता है? उदासीन। उदासीन में क्या है? वे विलयन, वे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन। ठीक है। इसमें उदाहरण है जैसे शुद्ध जल। शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7। कैसा होता है? 7। जो 7 हो गया तो ये कैसा हो गया? उदासीन। कैसा हो गया? उदासीन। तो बात समझ में आया? वे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। अगला आता है क्षारीय विलयन। कौन सा आता है? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन, ठीक है। इसे बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन। तो जो क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्या? पीएच मान 7 से अधिक होता है। कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है। जो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है? 7 से अधिक। दूसरी विशेषता आती है क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH ऋणांक की संख्या अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है। अगला होता है जो क्षारीय विलयन होते हैं। जो क्षारीय विलयन होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है। आया बात समझ में? जो क्षारीय विलयन होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। तो हमने जाना कि अम्लीय विलयन के गुण क्या होते हैं, उदासीन विलयन के गुण क्या होते हैं, और क्षारीय विलयन में हम उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है। उदाहरण,
उदाहरण में देखेंगे साबुन, क्या देखेंगे, साबुन। साबुन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 10। दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसे होते हैं NaOH। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 14। तो इनका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है। पीएच मान कैसा है, 7 से अधिक, 7 से अधिक। अधिक है तो ये कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के। कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के। ठीक है। इसी वजह से साबुन को हल्दी के धब्बों से रगड़ने पर जो हल्दी के जो दाग है वो लाल हो जाते हैं, क्योंकि साबुन कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। ऐसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है। फिर आता है कि जो पीएच मान और हाइड्रोजन आयन में संबंध, क्या आता है, पीएच मान और हाइड्रोजन आयन में संबंध, यानी पीएच मान और हाइड्रोजन आयन में रिलेशन क्या होता है, यानी संबंध क्या होता है। ठीक है। तो पीएच मान कम है, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, और अधिक है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय। तो पीएच मान अधिक है, सॉरी पीएच मान कम है, कम है तो हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे। कैसे होंगे, अधिक होंगे। तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है। तो यदि पीएच मान कम है, यदि पीएच मान कम है तो हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे, तो अम्लीय अधिक होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है पीएच मान, कौन सा, पीएच मान अधिक है, कैसा है, अधिक है तो OH ऋण आयन अधिक होंगे। कैसे होंगे, अधिक। तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय। तो पीएच मान के बारे में, पीएच मान कम है, पीएच मान कम है तो हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे, हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। पीएच मान अधिक है तो OH ऋण आयन अधिक होंगे, OH ऋण आयन अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय। तो अब इस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। पीएच मान अधिक है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होगी, अधिक। पीएच मान कम है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, OH हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसी होगी, अधिक। अब इसका जो लास्ट पीएच मान आता है, पीएच मान के बारे में जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग या दैनिक जीवन में महत्व। तो जो पीएच मान होता है उसके दैनिक जीवन में बहुत सारे महत्व हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। तो सबसे पहले आता है मानव शरीर। क्या आता है, मानव शरीर। तो मानव शरीर में जो मानव के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो मानव शरीर में उपस्थित रक्त का पीएच मान 7.4। अब 7.4 है तो कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय होता है। यानी परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है कि पूछ लेता है कि जो रक्त होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय। तो इसका पीएच मान 7.4 है, यानी 7.4 है, तो ये कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। दूसरा ये गुण आता है पीएच मान में परिवर्तन से, पीएच मान में परिवर्तन से शरीर प्रभावित होता है। क्या, मानव शरीर प्रभावित होता है, यानी पीएच में मान परिवर्तित होने पर जो मनुष्य का शरीर होता है वो भी प्रभावित होता है। जैसे इसी का उदाहरण है मौका पीएच मान
5.5, 5.5 है तो कैसा है? अम्ली। कैसा है? अम्ली। यानी जो मुख होता है वो मुख का जो पीएच मान 5.5 से कम होने पर जो दांत होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? खराब। कैसे हो जाते हैं? खराब। 5.5 से 5.5 से कम होने पर दांत खराब हो जाते हैं। दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है। यानी जो मुख होता है उसका जो पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है जब कभी भी, तो दांत कैसे हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? खराब। उसके अलावा एक पेट में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl होता है। ये अधिक होने पर हमें एंटासिड लेना पड़ता है। क्या पड़ जाता है? एंटासिड। तो पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर, इसकी मात्रा अधिक होने पर एंटासिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटासिड। एंटासिड होता है मिल्क और मैग्नीशिया। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। क्या दिया जाता है? एंटासिड। क्या दिया जाता है? एंटासिड। ठीक है। दूसरा होता है कृषि के क्षेत्र में। क्या के क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में मिट्टी का पीएच मान में वृद्धि से, मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि से फसलें प्रभावित हो जाती है। कैसे हो जाती हैं? फसलें। तो अगला इसका जो गुण था वो था मिट्टी का पीएच मान परिवर्तित होने पर होने पर फसलें प्रभावित प्रभावित होती हैं। ठीक है। तो अगर मिट्टी का पीएच मान बदल जाता है तो फसलें कैसी होती है? प्रभावित होती है। ठीक है। अगला आता है वर्षा का वर्षा का वर्षा के जल का वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 यानी अम्ली। कैसा होगा? अम्ली वर्षा भी कहते हैं। मान 5.5 होता है। ठीक है। यानी जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान 5.5 होता है। इसी कारण ऐसी बारिश को हम क्या कहेंगे? अम्ली वर्षा। क्या कहेंगे? अम्ली वर्षा। ये तो था इसके दैनिक जीवन में प्रयोग। कहते हैं दैनिक जीवन में पीएच मान परिवर्तन में कैसा जो व्यस्त विपरीत प्रभाव डालता है दैनिक जीवन में, उसके सारे सिम्टम वगैरह थे। अब बताएं सूचकों की विशेष विशेष ठीक है, विशेष नेचर क्या होता है कि जैसे हम जल होता है, कैसा होता है? जल को पीते हैं तो जल की हमें समय समय पे जांच करनी चाहिए। तो उसके लिए हम सूचकों का प्रयोग करते हैं। तो सूचक कारण और विलयन की प्रकृति। क्या है? विलयन की प्रकृति। ठीक है। हम सूचकों के आधार पर विलयन की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे जल ही ले लेते हैं, जल का ही उदाहरण लेते हैं। तो जल में हम सूचक मिलाते हैं, अगर उसका रंग बदल रहा है तो कौन सा पीने योग्य होगा, कौन सा पीने योग्य नहीं होगा, उसकी हम जांच करते हैं। ठीक है। तो यदि लाल रंग आता है सूचक डालने पर, कैसा रंग आता है? लाल। तो वो विलयन कैसा होगा? प्रबल अम्ल। कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। ठीक है। यदि हम जल में या अन्य विलयन में हम सूचक मिलाते हैं तो उसका जो रंग होता है वो कैसा आता है? लाल आता है। तो दिया गया जो विलयन है वो कैसा है? पीला। वो कैसा है? सॉरी, प्रबल अम्ल है। यदि रंग पीला आता है, कैसा आता है? पीला आता है, तो होगा तो वो प्रबल, लेकिन कैसा होगा? कमजोर। कैसा होगा? कमजोर अम्ल।
या दुर्बल अम्लीय कह सकते हैं। ठीक है, यदि विलयन का जो रंग है वो हरा आता है, कैसा आता है? हरा। हरा आता है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। ठीक है, और उदासीन होगा तो हम अगर जल की बात करेंगे तो शुद्ध जल का होता है, कितना का? शुद्ध जल का। ये जल सर्वाधिक सुरक्षित है और पीने योग्य है, जिसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। यानी रंजक मिलाने पर या सूचक मिलाने पर जिस जल का रंग होता है वो हरा हो जाता है, वो कैसा होता है? पीने योग्य, सबसे उत्तम होता है। दूसरा, अगर हम सूचक मिलाते हैं, अगर विलयन नीला रंग प्राप्त होता है, कैसा रंग प्राप्त होता है? नीला। तो आपको पहले ही बता चुके हैं नीला रंग प्राप्त होता है तो विलयन कैसा होगा? क्षारी। कैसा होगा? क्षारी। क्षारी विलयन होता है, जो भी पीने योग्य नहीं है। यदि विलयन का रंग बैंगनी प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो दिया गया विलयन प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार है। ठीक है, तो हम सूचकों की सहायता से घर पर ही या दैनिक जीवन में हम जल को या अन्य विलयन को हम शुद्धिकरण या देख सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय। तो सबसे उत्तम जो जल होता है वो पीने योग्य होता है, वो होता है हरा रंग। यानी सूचक डालने पर, कौन सा सूचक डालने पर अगर उस विलयन का रंग हरा हो रहा है, कैसा हो रहा है? हरा हो रहा है, तो विलयन ये सबसे बेस्ट पीने योग्य है। ठीक है, तो हमने अम्ल, क्षार और सूचक के इस सेशन में सूचक क्या होते हैं, सूचक के कार्य क्या होते हैं, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान के आधार पर हम विलयन को कैसे पहचाने, इन सभी बारे में अध्ययन किया। अगर हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और सहयोगियों से शेयर कीजिए, जिससे कि उनके जीवन में काम आए और परीक्षा के लिए उपयोगी रहे।